हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डेट से हम एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम, बीआरबीएल क्रैश कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर इस सेशन को यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, काइंडली डू एनरोल इनटू द कोर्स ओवर देयर। फटाफट से कोर्स में एनरोल कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी सेशंस को गो थ्रू कर पाए। तो यहाँ पर 3 जून से लेकर के 9 जून तक हम एबीएम के सेशन एंड साथ के साथ 10 जून तक 3 से 10 जून तक हम बीएफएम के सेशंस भी कवर करेंगे एंड साथ के साथ 11th जून से लेकर के 17th जून तक एबीएफएम के सेशंस। देन फर्दर फ्रॉम 18th टू 23rd ऑफ जून वी विल बी कवरिंग द बीआरबीएल सेशंस। अब इन सेशंस में हम पर्टिकुलरली सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करने वाले हैं। फटाफट से ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं यहां पर लेक्चर को आगे स्टार्ट कर पाऊं एंड अगर कोई भी तरह का इशू आपके पास रहता है तो काइंडली प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। एंड इसी तरह से अगर आप यहां पर गो थ्रू कर रहे हैं सेशन को क्लास प्लस के थ्रू तो भी आप यहां पर फटाफट से अपने आप जो ऑडियो वीडियो क्वालिटी है उसको चैट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर दीजिए इफ द ऑडियो वीडियो क्वालिटी इज वर्किंग फाइन। काइंडली प्लीज कंफर्म द सेम सो दैट वी कैन इनिशिएट द सेशन ओवर देयर। सो ऑडियो वीडियो क्वालिटी ओवर हियर इज वर्किंग फाइन। सो आई वांट कि आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेक्चर को देख पाए एंड डेफिनेटली क्वालिटी को जज कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ओवर हियर। कैलकुलेट द हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू आफ्टर मैच्योरिटी मिसमैच, क्योंकि यहां पर मैच्योरिटी मिसमैच भी था। क्या था? मैच्योरिटी मिसमैच भी था। कितना था यहाँ पर? कोलेटरल जो एक्सपोजर, जो यहाँ पर मेरे पास एक्सपोजर है, क्रेडिट एक्सपोजर है, उसकी मैच्योरिटी 4 साल के बाद है, जबकि जो सिक्योरिटी है उसका जो यहाँ पर मैच्योरिटी है वो 3 साल के बाद है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी मिसमैच है। अब इस केस में पर्टिकुलरली मैच्योरिटी मिसमैच को हमने कॉन्फ़िगर करना है एंड फर्दर इस वैल्यू के ऊपर यहाँ पर और ज्यादा हेयर कट लगेगा। किस वजह से? यहाँ पर और ज्यादा हेयर कट लगेगा मैच्योरिटी मिसमैच की वजह से, राइट? तो यहाँ पर ये वैल्यू 37.6 मल्टीप्लाइड बाय जो आपके पास कोलेटरल का यहाँ पर आपके पास रेजिडुअल है, दैट इज पर्टिकुलरली स्मॉल टी माइनस 0.25 एंड फर्दर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी माइनस 0.25। ठीक है, तो जो स्मॉल टी है वो यहाँ पर सिक्योरिटी का रेजिडुअल मैच्योरिटी है एंड फर्दर कैपिटल टी जो है वो यहाँ पर क्रेडिट एक्सपोजर की मैच्योरिटी है जो हमारे पास अभी टाइम पीरियड पड़ा है। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 37.6 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय टी कितना है यहाँ पर? 3 years है, so it will be 2.75, 3 minus 2.25, that is 2.75, and capital T is 4 years, so 3.75. So we can simply solve it. So it will be equal to what? It will be equal to 2.75 divided by 3.75 multiplied by 37.6, that is equal to 27.57. That is equal to 27.57 over here, right? तो इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस इज अ हेयर कट एडजस्टेड कोलेटरल वैल्यू आफ्टर द मैच्योरिटी मिसमैच एंड फर्दर व्हाट विल बी द क्रेडिट एक्सपोजर आफ्टर रिस्क एडजस्टमेंट्स ऑफ द रिस्क मिटिगेंट। तो यहाँ पर क्रेडिट एक्सपोजर कितना रहेगा? दैट इज 80 करोड़ माइनस 27.57। सो 80 करोड़ का टोटल एक्सपोजर था माइनस 27.57, दैट इज इक्वल टू the exposure would be 52.43. The exposure would be 52.43 over here in this scenario, right? ये चीज यहां पर क्लियर होगी। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी आगे मूव करते हैं एंड इट्स रिलेटेड टू द फॉर्मूला ओवर हियर। सो व्हाट इज फॉर्मूला ओवर हियर? देखिए, एक्सपोजर जो है वो यहां पर नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्सपोजर जो है वो रिस्क मिटिगेंट करने के बाद नेगेटिव नहीं हो सकता। आइदर इट विल बी जीरो और कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू तो रहेगी। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज बेसिकली सेट कि मैक्सिमम जो है जीरो एंड फर्दर कुछ पॉजिटिव वैल्यू के बीच में वेरी करेगा। ओके, एंड फर्दर आपके पास जो कोलेटरल का यहाँ पर जो आपके पास क्रेडिट का एक्सपोजर है वो एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच ई। व्हाट इज 1 प्लस एच ई? यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ एक्सपोजर एड ऑन होना है, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसी चीज में, लेट्स से एक्सपोजर को मैं ऐड ऑन करता हूँ, एक्सपोजर को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो उसके केस में कुछ ना कुछ तो वैल्यू एड ऑन होगी ना। जैसे हमने करेंसी कन्वर्जन, आपके पास मैंने करेंसी कन्वर्जन नहीं, सॉरी, क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के बारे में पढ़ाया था। तो किसी केस में तो 100% होता है, किसी केस में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 100% नहीं है एंड ज्यादा है, तो उस केस में एच ई ऐड हो जाएगा ना, वो परसेंटेज ऐड हो जाएगी। एंड फर्दर ये कोलेटरल का एक्सपोजर है, ये क्या है? कोलेटरल का एक्सपोजर है माइनस कोलेटरल की वैल्यू एंड फर्दर 1 माइनस एचसी। एचसी क्या है? पर्टिकुलरली हेयर कट जो आपका कोलेटरल के ऊपर है वो वाला, एंड फर्दर हेयर कट ऑन अकाउंट ऑफ करेंसी मिसमैच, वो एचएफएक्स है, वो एचएफएक्स है। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू इट एंड इसके साथ हम यहाँ पर जो एक्सपोजर की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट? अभी लेट्स मूव फर्दर। इट्स रिलेटेड टू द
different questions over here. So what is the minimum period of the subordinated debt? What is the minimum period of subordinated debt? Kindly please question number डाल करके आंसर जरूर पोस्ट करना है. काइंडली प्लीज आंसर डाल क्वेश्चन डाल सॉरी क्वेश्चन नंबर डालते हुए आंसर जरूर पोस्ट करना है. राइट, व्हाट वुड बी द आंसर? सो मिनिमम पीरियड जो रहता है यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड डेब्ट का, दैट इज 5 इयर्स. दैट इज पर्टिकुलरली फॉर 5 इयर्स ओवर हियर. तो आंसर क्या रहेगा? 5 इयर्स का रहेगा. ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? Which of the following is the correct statement over there? देखिए subordinated debt का minimum period पूछा गया था तो 5 years का रहेगा. And further, what is the correct, which of the following is the correct statement? BCBS has formal national supervisory authority due to which its decisions are implemented across the nations. BCBS conclusions have legal force. BCBS formulates board supervisory standards and guidelines and recommend the statements of best practices. So it will be ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी. देखिए बीसीबीएस की गाइडलाइंस का कोई लीगल फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ऑब्लिगेशन है. सिर्फ ये रहता है कि जो यहाँ पर बीसीबीएस के मेंबर्स हैं उसके द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं. सो ऑप्शन सी ओवर हियर इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 ओवर हियर. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ rating agency approved by the Reserve Bank of India for issuing the rating certificate to be used to determine the risk weight for capital adequacy purposes over there? CRISIL, CIBIL, CARE, ICRA. Which one is not the credit rating agency? It's option B. That is CIBIL is not credit rating agency ना. ये तो रिपोर्टिंग है, ये तो रिपोर्टिंग के लिए यूज होती है. So it's not a credit rating agency over there. So Yamuna has answered correctly over here at the earliest. Also Milind has answered correctly over here. Next question says what is meant by supplementary capital as part of Basel III recommendations? What is supplementary capital? Capital funds comprising tier 1 and tier 2 capital. Tier 1 capital funds, tier 2 capital funds, paid up capital plus reserves. So which of the following would be the right answer? Question number 4 over here. What is meant by supplementary capital? Supplementary capital over there. Supplementary capital किसको कहते हैं? tier 2 capital funds को कहते हैं. tier 2 capital funds होते हैं उनको supplementary capital कहते हैं. जो tier 1 होती है वो क्या होती है? That is a going concern capital या core capital होती है. tier 2 capital जो होती है that is a supplementary capital. So option C would be the right answer. And Yamuna has answered correctly over here related to question number 4. Now let's move to the next question. Question number 5 over here. It says under the basic indicator approach for capital for operational risk, 15% of the gross income is to be taken. यानी कि अल्फा की वैल्यू 15% होती है. बिल्कुल सही है. ग्रॉस इनकम फॉर दिस पर्पस मींस ग्रॉस इनकम का मतलब क्या होता है उसके बारे में बताना है. नेट प्रॉफिट प्लस प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज. net profit plus provisions and contingencies plus operating expenses. Net profit plus provisions and contingencies minus such items such as reversal of provisions, item recognized profit from sale of HTM category securities over there. Net profit plus provisions and contingencies plus जो भी operating expenses है वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे. एंड माइनस उसमें से कोई भी रिवर्सल हुआ अगर HTM के केस में जो अपने सेल करी है, ठीक है, रिवर्सल से हुई है तो उसको सेपरेट कर देंगे. डेट ऑफ आंसर. तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी ओवर हियर इज द राइट आंसर. यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप नेट प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसमें ऐड करेंगे, जो भी प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज आपने निकाली है वो भी ऐड करेंगे. एंड फर्दर जो आपने हेल्ड टिल मैच्योरिटी बेसिस पर आपने सिक्योरिटीज को सेल किया था एंड अगर उनका किसी का रिवर्सल हो गया तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रिस्क ऑफ सेटलमेंट दैट अराइजेस फ्रॉम द जोन डिफरेंसेस. तो रिस्क ऑफ सेटलमेंट जो अराइज होता है यहाँ पर जोन्स में डिफरेंसेस की वजह से, वो कौन सा रिस्क होता है? सिस्टमिक रिस्क, क्रेडिट रिस्क, हर्स्टेड रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? वो कौन सा रिस्क होता है जो यहाँ पर जोन टाइम जोन में डिफरेंसेस की वजह से होता है? हमने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पर बात की थी ना, तो कौन सा रिस्क होता है? दैट इज पर्टिकुलरली दैट इज अ हर्स्टेड रिस्क ओवर देयर, जिसको हम टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं या सेटलमेंट रिस्क भी कहते हैं, जिसको हम सेटलमेंट रिस्क भी कहते हैं एंड फर्दर हम यहाँ पर उसके टेम्पोरल रिस्क भी कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 6 का दैट इज द राइट आंसर. एंड यमुना हैज आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हियर. इट सेज which of the following is not part of tier 2 capital funds for the purpose of capital adequacy ratio. तो कौन सा यहाँ पर जो यहाँ पर कैपिटल का पार्ट है वो टियर 2 कैपिटल फंड्स का पार्ट नहीं होगा फॉर पर्पस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. रिवोल्यूशन रिजर्व्स, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, बोथ ए एंड सी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड? रिवोल्यूशन रिजर्व्स तो आपके पास किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट?
that is a part of the tier 1 capital now. And for the general provision reserves, tier 2 का पार्ट है. कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट है? कैपिटल रिजर्व इज अगेन पार्ट ऑफ द टियर 1 कैपिटल. ठीक है, तो यहां पर आंसर करेगा ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है दैट विल बी द आंसर. ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द आंसर. हमने पूछा था कि कौन सा यहां पर पार्ट नहीं है, तो ना तो रिवॉल्यूशन रिजर्व टियर 2 का पार्ट है, ना ही अब यहां पर कैपिटल रिजर्व जो है टियर 2 का पार्ट है. सो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. यमुना हैज आंसर्ड करेक्टली ओवर हियर एट द अर्लीस्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हियर. Question number 8 it is, what is not included in tier 1 capital funds for CAR purposes out of the following. तो यहाँ पर tier 1 funds में capital adequacy ratio purposes के लिए कौन सी चीज शामिल नहीं होती है? पेड अप कैपिटल किसका पार्ट है? पेड अप कैपिटल इज द कंपोनेंट ऑफ टियर 1 कैपिटल. कैपिटल रिजर्व किसका पार्ट है? टियर 1 का पार्ट है. एंड फॉर द इनोवेटिव जो परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है वो किसका पार्ट है? आईपीडीआई जो है, आईपीडीआई जो है वो यहाँ पर टियर 2 का कंपोनेंट है. दोस आर द कंपोनेंट ऑफ टियर 2 ओवर देयर. एंड फॉर द क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंशियल सीएनपीसीएस, पीएनसीपीएस जो होते हैं, एक तो होता है आपके पास पीएनसीपीएस, यानी कि आपके पास होते हैं पीएनसीपीएस यानी कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, वो तो होते हैं 81 का पार्ट. जो पीएनसीपीएस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो तो हमारे पास होते हैं पीएनसीपीएस यानी कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, ये होते हैं 81 का पार्ट. ठीक है, लेकिन जो आपके पास होते हैं पीसीपीएस यानी कि परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, या फिर आरएनसीपीएस रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, या आरसीपीएस रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल्स, ये आपका कंपोनेंट होता है टियर 2 का. ये आपका कंपोनेंट होता है टियर 2 का. ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो है ये भी किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ द टियर 2. एंड फॉर द ये वाला भी टियर 2 का पार्ट है. तो यहां पर सी एंड डी ओनली, सी एंड डी जो है वो यहां पर किसका पार्ट है? वो यहां पर टियर 1 का पार्ट नहीं है. तो ये कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? सी एंड डी इंक्लूडेड नहीं है. सो ऑप्शन ए ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. एंड संगू महेश ओवर हियर हैज आंसर्ड करेक्टली. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस रिगार्ड. राइट, ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर मूव करते हैं. That's related to the systemic risk arises on account of which of following. तो systemic risk जो है वो किस वजह से अराइज होता है? हाई इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर. हाई इंटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द बैंक्स थ्रू द म्यूचुअल बोरिंग्स, म्यूचुअल लेंडिंग एंड म्यूचुअल अदर कमिटमेंट्स ओवर देयर. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट आंसर? सिस्टमिक रिस्क होता क्या है कि अगर एक बैंक फेलियर हुआ तो बाकी सभी बैंक उसमें लपेटे जाएंगे, यानी कि बाकी बैंक भी फेलियर की कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि उनकी इंटरडिपेंडेंसीज बहुत है, चाहे डिपॉजिट को लेकर है, चाहे बोरिंग को लेकर है, चाहे यहाँ पर लेंडिंग को लेकर के है, चाहे यहाँ पर और किसी तरह की कमिटमेंट को लेकर के है. सो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर. So Milind has answered correctly over here related to the question number 9 at the earliest. So option D over here is the right answer. Option D is the right answer in this regard. Next question over here, it says the revaluation reserves are included in the tier 1 capital at a discount of 55%. तो यहाँ पर रिवोल्यूशन रिजर्व्स के केस में 55% डिस्काउंट के ऊपर ऐड किया जाता है यहाँ पर CET1 में. एंड फर्दर द जनरल प्रोविजन लॉस रिजर्व्स आर इंक्लूडेड मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 1.25% ऑफ द टोटल रिस्क वेट एसेट्स. 1.25% of the total risk-weighted assets over here. Question 11, option D is the right answer. Question 11, option D is the right answer over here. Right?